हाय गाइस, कैसे हैं आप। हाजिर हूँ मैं नया टॉपिक लेके, सिटीजनशिप। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने यूनियन एंड टेरिटरीज इंपॉर्टेंट रखा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का नया बिल आया था। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है। इस इस लेक्चर में जब मैं बताऊंगा आपको सिटीजनशिप से जुड़े सारे आर्टिकल्स, प्लस जो नया सीएए एक्ट आया है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं इसके बारे में। चलते हैं आज के टॉपिक में। तो जो मैंने आपको बताया था कि 1 to 4 आर्टिकल जो पार्ट 1 में है वो किससे रिलेट करते हैं, यूनियन एंड टेरिटरीज से। तो जो आर्टिकल 5 है से लेके 11 तक वो काय से डील करते हैं, सिटीजनशिप से। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ही वाज बोर्न और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न और ही वाज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बिफोर 5 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है, अगर कोई इंसान जो इंडिया में रहता है, जिसका घर इंडिया में है, या फिर वो या उसके पेरेंट्स कोई से भी माँ बाप वो इंडिया में बॉर्न हुई हो या 5 साल से वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से रह रहा हो इंडिया में, तो वो सिटीजनशिप होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कब होता है, 26 नवंबर 26 जनवरी 1950। उससे पहले 5 साल से रह रहा हो वो, ठीक है, उसका घर इंडिया में, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 6 डील करता है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ठीक है, मगर या फिर और उनके पापा या उनके परदादा पर ग्रैंड या तो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनमें से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो और एक कंडीशन और फुलफिल करनी हो, ठीक है। आर्टिकल 6 कर देता है पाकिस्तान से जो इंडिया आए हो उनके वो या उनके पिता पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनमें से कोई भी पैदा हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में और एक कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट कर चुके हो। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट किया हो तो 6 महीने तक इंडिया में रहे हो रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, ठीक है। मतलब सिटीजनशिप अप्लाई करने से पहले 6 महीने तक वो रजिस्टर्ड सिटीजन के तौर पर रहे हो, ठीक है। अब आर्टिकल 7 क्या करता है, जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए हो 1 मार्च के बाद, ठीक है, मगर वो बाद में इंडिया आ गए हो, वो उनको 6 मंथ की एप्लीकेशन नहीं, मतलब रजिस्टर्ड रहना पड़ेगा 6 महीने बिफोर एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है, वो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में रहे बॉर्न हुए हो प्लस 5 साल तक कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले रह रहे हो, ठीक है। वो आर्टिकल 5 डील करता है उनको। जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करे हो वो आर्टिकल 6 डील करता है। और आर्टिकल 7 करता है जो इंडिया से पाकिस्तान गए हो फिर वापस वो इंडिया आ गए हो, ठीक है। अब आर्टिकल 8 डील करता है वो पर्सन, वो व्यक्ति जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो मगर वो विदेश में पैदा हुआ हो। सपोज कोई इंडियन विदेश में पैदा हुआ, मतलब कोई व्यक्ति विदेश में पैदा हुआ मगर उसके पिताजी या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन हो, तो वो इंडियन रजिस्टर्ड कहलाया जाएगा। अगर वो लोग उस बच्चे को वहां के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है, उस देश में हमारे राजदूत है, वहां पर रजिस्टर करवा ले, तो वो इंडियन कहलाया जाएगा। आर्टिकल 9 डील करता है नो पर्सन विल रिमेन, मतलब जो पर्सन दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या डील करता है, जो पर्सन इंडियन सिटीजन बॉर्न हुआ है वो इंडियन सिटीजनशिप रहेगा जब तक कोई ऐसा लॉ नहीं बना दिया जाए जो उससे सिटीजनशिप छीन ली जाए, ठीक है। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने के बाद कि वो कोई भी लॉ बना सकती है सिटीजनशिप से रिलेटेड। और इंडिया जो हमारा देश है वो सिंगल सिटीजनशिप पे बिलीव करता है। अब मैं आपको एक समरी दोबारा कराया हूँ। आर्टिकल 5 कैसे डील करता है कि जो लोग 5 साल से इंडिया में रह रहे हो, डोमिसाइल ले रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। आर्टिकल 6 डील करता है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए हो। आर्टिकल 7 डील करता है जो लोग पाकिस्तान माइग्रेट करे हो इंडिया से और फिर वापस इंडिया आ गए हो। 6 कैसे करता है, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हो, और 7 करता है जो इंडिया से पाकिस्तान गए हो फिर बाद में इंडिया आ गए हो। आर्टिकल 8 क्या करता है, विदेश कंट्री और कोई दूसरी कंट्री में जहाँ पे वो जना व्यक्ति पैदा हुआ हो मगर उसके पेरेंट्स वहां पर रजिस्टर करवा ले डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव से। आर्टिकल 9 क्या करता है, कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, उसकी नागरिकता छूट जाती है इंडियन। आर्टिकल 10 कहता है कि हर जो व्यक्ति जो इंडिया का नागरिक है वो इंडिया का नागरिक रहेगा जब तक कोई ऐसा लॉ नहीं आ जाता जो उसकी नागरिकता को छीन ले, कोई कारणवश उसकी नागरिकता चले जाए, ठीक है। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट की पावर ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम देयर ऑन, मतलब पार्लियामेंट के बाद पावर है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो चुका है उसके बाद जो भी सिटीजनशिप के नए नियम आएंगे वो पार्लियामेंट के हाथ में है। और इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप पे बिलीव करता है, जबकि यूएस में डुअल सिटीजनशिप होती है, मतलब आप अपने देश के नागरिक तो हो प्लस आप जिस स्टेट के उस स्टेट के नागरिक भी काउंट होगे, ठीक है।
अब आते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये इस साल बहुत सुर्खियों में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडिया में अगर आपको नागरिक, कोई विदेशी नागरिक है, वो तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्राइटेरिया। कोई विदेशी नागरिक हो, उसे इंडियन सिटीजनशिप लेनी हो तो किस तरीके से ले सकता है। तो उसके 5 तरीके होते हैं, या तो बाय बर्थ हो, ठीक है, या बाय डिसेंट हो। बाय डिसेंट मतलब उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो, ठीक है। अब बाय रजिस्ट्रेशन हो, क्या वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले इंडिया में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर कराए, इंडिया से बाहर पैदा हो मगर डिप्लोमेटिक, और उसके पेरेंट्स वगैरह इंडियंस हो, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन वहां पे करवा ले, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, तो वो इंडियन सिटीजन काउंट होगा। नेचुरलाइजेशन होता है कि वो व्यक्ति इंडिया में रह रहा हो और उसने कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए हो, तब उसे नागरिकता दे दी जाएगी। या फिर इंडिया कोई टेरिटरी है, उसको एक्वायर कर ले, तब वो इंडियन टेरिटरी हो गई, तो वहां के नागरिक भी इंडियन हो गए, ठीक है। ये 5 वे हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्वायरिंग ट्रीटी। अब जो चौथा पॉइंट है बाय नेचुरलाइजेशन, इसके मैं बताया था ना, कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे तब आपको नागरिकता मिलेगी। तो वो क्राइटेरिया क्या होते हैं वो बताऊंगा मैं, प्लस इससे ही जुड़ा हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब क्या हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो बिल आया, नया एक्ट आया है, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को में अमेंड कराया गया है। उसमें क्या करा, इलीगल माइग्रेंट से डील करता है। अब क्या हुआ कि अगर हमारे देश में किसी को नागरिकता चाहिए और नेचुरलाइजेशन से चाहिए, मतलब उसे कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, मगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करने से पहले ये क्राइटेरिया सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब बाकायदा वहां की सरकार ने उसे पासपोर्ट जारी करा हो, वो विदेश से इंडिया रह रहा हो, लीगली तौर पर इंडिया रह रहा हो, और फिर ये क्राइटेरिया पूरा करे, तब वो नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप पा सकता है। मगर क्या हुआ कि अब कुछ देशों के नागरिक वहां से भग के आए थे, तो वो इलीगल तरीके से आए थे, लीगली तो आए नहीं थे। तो इस अमेंडमेंट में ये लाया गया कि वो लोग जो इलीगल तरीके से इंडिया आए थे, इन 3 कंट्रीज से, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, 31 दिसंबर 2014 से पहले उन, और वो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए, हिंदू, पारसी, सिख, जैन, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, उनको इलीगल माइग्रेंट इमिग्रेंट माना नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप पानी चाहिए तो आपको लीगल माइग्रेंट होना चाहिए। मगर ये लोग तो बेचारे वहां से तड़पाए हुए भग के आए थे, तो ये इलीगल माइग्रेंट थे, तो इनको सिटीजनशिप देनी थी। तो पहले ये इसमें अमेंडमेंट करा गया कि इन देश के लोगों को, इन कम्युनिटी के लोगों को इलीगल सिटीजनशिप नहीं जाएगी। प्लस जो हमारे नेचुरलाइजेशन का जो तरीका है, जो मैंने आपको बताया ना क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, वो ये फुलफिल है कि आपको लास्ट के 12 महीने इंडिया में रहना होगा। मतलब जैसे आप आज अप्लाई कर रहे हो, तो आज से 12 महीने पहले तक आपको इंडिया में लगातार रहे हो, प्लस उससे पहले जो 14 साल है उसमें 11 साल आप इंडिया में रहे हो, ठीक है। मगर इस बिल में क्या करा गया, वो जो 11 साल का जो पीरियड था उसको रिड्यूस करके 6 साल कर दिया, ठीक है। अब 11 की जगह 6 साल इन लोगों को लिए ये पीरियड रिड्यूस करा गया, ठीक है। ना वो इलीगल इमिग्रेंट माने जाएंगे इस कम्युनिटी के लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो, और उनका पीरियड 11 की जगह 6 साल कर दिया गया। प्लस इसमें जो चेंजेस लाए हैं वो पासपोर्ट एक्ट 1920, फॉरेनर्स एक्ट 1946 में लाने पड़े, क्योंकि इन एक्ट के द्वारा ही वो इलीगल इमिग्रेंट कहलाते थे। तो ये एक्ट में चेंजेस लाएगा जिससे वो इलीगल इमिग्रेंट कहलाए नहीं। अब क्या हुआ, ये 11 से 6 साल रिड्यूस कर दिया गया। अब ये लॉ है, कुछ जगह अप्लाई नहीं करेगा, कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। वो जगह होंगी कौन सी, जो 6 शेड्यूल एरिया है ना, जो हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन जगह अप्लाई नहीं होगा। जबकि सबसे ज्यादा जो उसका खिलाफ विरोध हुआ इन्हीं जगह हुआ, मगर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और जो इनर लाइन परमिट वाले इलाके हैं जैसे मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इन जगह भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस